है पंजाब के अमृतसर में, कोई कहता है उत्तर प्रदेश के बिठूर में, कोई मानता है बागपत के वाल्मीकि आश्रम में। क्या है सच? कहां है निशानियां? कहां है रामायण के वो जीते जागते सबूत? नेपाल के घने जंगल में तमसा नदी को चीरते हुए, जूझते हुए कथा की उस अनसुनी निशानी को खोजने निकल पड़ी है न्यूज 18 इंडिया की टीम। करीब 7,500 साल से उलझी एक कहानी का सच बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना। तो आखिर कहां था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम? कहां पैदा हुए थे लवकुश? कहां ली थी देवी सीता ने समाधि? कोई तो निशान होंगे, कुछ तो सबूत होंगे जिनसे यह पता लग पाए कि लवकुश और श्रीराम की सेना के बीच युद्ध वहीं हुआ था। हमने बहुत ढूंढा, बहुत लंबी तलाश की, न जाने कितनों से बातचीत की, और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद हमें एक तीसरी जगह के बारे में पता चला। वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है, और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। फिर हमारी टीम राम कथा के अंतिम अध्याय से जुड़ी निशानियों की तलाश में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके वाल्मीकि नगर पहुंच गई। अयोध्या से किष्किंधा तक और रामेश्वरम से श्रीलंका तक भगवान श्री राम की निशानियां जहां जहां नजर आई वहां वहां हम पहुंचे और उनकी तस्वीरें आपके सामने रख दी। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं जिससे आप अब भी अनजान हैं? नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम मौजूद हैं भारत नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर में, और हमारी मंजिल है सीमा के उस पार नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं देखी होगी। बिहार के वाल्मीकि नगर से नेपाल के वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए अब इस टाइगर रिजर्व एरिया को पार करना था। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है वो जगह कितनी एक्साइटिंग है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये पूरा इलाका ऐसे टाइगर रिजर्व का ही है। इस दरवाजे के अंदर से अब हमें वाल्मीकि आश्रम की तरफ जाना है, जो यहाँ से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा समाप्त हो जाएगी। वहां पे तमसा नदी का किनारा मिलेगा और दूसरी तरफ नेपाल आएगा। 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व एरिया में बाघ के साथ दूसरे कई जंगली जानवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा रहता है बाघ से, जो कभी भी जंगल से निकलकर सामने खड़े हो सकते हैं। जब भी आप किसी जंगल सफारी पर निकलते हैं तो आपका क्या मकसद होता है? जाहिर है यही कि यदि आप किसी टाइगर रिजर्व में हैं तो किसी टाइगर को स्पॉट कर ले, जंगली जानवरों को स्पॉट करे, जो वाइल्ड लाइफ है उसको देख ले। लेकिन फिलहाल हमारी जो मंजिल है यानी वाल्मीकि आश्रम की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम इस टाइगर रिजर्व में कोई टाइगर न देखें, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जंगल के अंदर टाइगर्स हैं और जो रास्ता हमारा है वाल्मीकि आश्रम का वो कम खतरनाक है, वो लगभग सुरक्षित होगा। आधा रास्ता गुजर जाने तक कोई जंगली जानवर नहीं दिखा तो हमने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के हमारे पूरे सफर का एक पड़ाव पूरा हो चुका है। अब दूसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जो हमें पैदल ही तय करना है। पूरे रास्ते तक जो भारत और नेपाल की सीमा है वहां पे हम जाएंगे और फिर नदी को पार करके दूसरी तरफ नेपाल में वाल्मीकि आश्रम की तरफ चलेंगे। टाइगर रिजर्व में पैदल चलना बहुत खतरनाक होता है। किसी भी वक्त बाघ के खूनी पंजे शरीर को लहूलुहान कर सकते हैं।
लेकिन वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त जंगल के जिस इलाके में हम पहुंच गए हैं वहां से आगे का रास्ता ही नहीं पता चल पा रहा है, और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस जंगल के अंदर तमाम जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए मुसीबत है रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चल पाना। और इस तरह के जो पौधे यहाँ पे हैं, जो कांटेदार पौधे हैं, उसको पार करना बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। चारों तरफ ये कांटेदार पौधे हैं जिनको पार करते हुए हमें कम से कम रास्ता खोजना है जिससे हम आगे जा सके, और जितना जल्दी हो सके वो हमें करना होगा ताकि हम निकल सके। तमसा नदी का किनारा देखकर हमने राहत की सांस ली। मतलब त्रेता युग का वो अद्भुत साक्ष्य बेहद करीब था। अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये तमसा नदी का किनारा है, वो तमसा नदी जो आज भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करती है। इस इलाके में इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है। लेकिन इस नदी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का काम करती है, बल्कि कहानी बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी है। वो पूरी कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस नदी को पार करते हैं। बताया जाता है कि रामायण के लिखे जाने की कहानी इसी पौराणिक नदी से जुड़ी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी किनारे पूजा कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके सामने ही एक सारस को मार डाला। सारस की मौत से दुखी होकर महर्षि ने उस शिकारी को श्राप दे दिया। श्लोक से ही महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा मिली थी। वाल्मीकि नगर के घने जंगल को भी हमने पार कर लिया और तमसा नदी के किनारे को भी पार करके अब हम अपने देश की सीमा से बाहर नेपाल आ चुके हैं। हिंदुस्तान दूसरी तरफ है नदी के और यहाँ से नेपाल शुरू हो चुका है। वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल करीब हम पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हमने इतने देर से अपना सफर शुरू किया हुआ था। यहाँ पर संस्कृति दोनों देशों की बिल्कुल सेम है। रामायण की कथा की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी। अब इसके बाद भाषा बदल जाएगी, दूसरी तरफ हिंदी बोली जाती है, यहाँ पर नेपाली बोली जाएगी। लिपि बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे भाषा बदल जाएगी और उसके बाद हमारा सफर और ज्यादा रोमांचक होगा। दावे के मुताबिक इस जगह की कहानी रामायण के उस वक्त से जुड़ती है। कहते हैं यही वो वाल्मीकि आश्रम है जहां त्रेता युग में सीता रहा करती थी, जहां लव कुश का जन्म हुआ था और जहां सीता पाताल में समा गई थी। लेकिन हम इस बात को कैसे मान लें कि ये वही जगह है? तो लोगों ने बताया कि वाल्मीकि आश्रम की भौगोलिक स्थिति को लेकर रामायण में जैसा जिक्र किया गया है, यह आश्रम ठीक उसी जगह पर है। आप अध्ययन भी करके देख सकते हैं कि रामचरितमानस के लौ कुश कांड में ही वर्णन है कि भगवान राम ने, पुरुषोत्तम राम ने सीता को घर से जब निष्कासित किया तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया है कि तुम यहाँ से उत्तर दिशा में और उत्तराखंड में इसे ले आकर के वही जंगल में छोड़ दो। और उसमें एक चीज वर्णन है कि वह कुछ कोस की दूरी पर, जोजन शब्द आया है उसमें, कुछ जोजन की दूरी पर, जनकपुर से कुछ जोजन की दूरी पर ही सीता को छोड़ा गया। तो अयोध्या से उत्तर का अर्थ है कि ठीक यही दिशा जहाँ हम बैठे हैं, जनकपुर के करीब यही जगह जहां हम बैठे हैं। लोगों ने कहा कि इतने से भी बात नहीं बने तो रामायण पढ़ लीजिए, जिसमें जिन 3 नदियों के संगम के पास वाल्मीकि आश्रम के होने की बात लिखी गई है वो भी यही है। एक सबसे अहम प्रमाण मिला कि उसमें शब्द नारायणी है, जो गंडक नदी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो नदी यही है। और खास करके उसमें एक चीज है, 3 नदियों के संगम से, सोन गंगा, श्वेत गंगा, सोन गंगा और काली भद्र, ये तीनों के संगम प्लेस के पास ही वाल्मीकि रहते थे। जो आपके बगल से सोनभद्र बह रहा है, आगे में आपको काली गंगा मिलेगी और उसके बाद श्वेत भद्र। तो श्वेत भद्र, काली गंगा और सोनभद्र, ये तीनों नदियों के संगम पर ही तो रहते थे वाल्मीकि। तो ऐसा और कौन सा संगम है? ऐसा कोई किसी नदी का नाम बता दीजिए जिसमें 3 नदियां मिली हों। लेकिन इन सारे तर्कों से परे हैं वो निशानियां जिनका जुड़ाव रामायण से बताया जाता है, जो आश्रम के हर कोने में देखने को मिल जाती हैं।
यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं, ये सीता माता पाताल प्रवेश स्थल, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, जहाँ लव कुश ने घोड़े को बांधा था। ये अमृत कुआं है, जहाँ ये सीता माता बैठकर कंद मूल फल फूल खाया करती थी। और रामचरितमानस जो वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, जो उन्होंने तपस्या की, तो यह इनकी साधना भूमि है। सीताजी इस वाल्मीकि आश्रम में एक सामान्य महिला की तरह रहती थी, जिनसे जुड़ी कई चीजें आज भी देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये विशाल सिलबट्टा, दावे के मुताबिक त्रेता युग में सीता इसका इस्तेमाल करती थी। कहा जाता है कि अभी का मानव लोग बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वास्तव में उस समय में त्रेता युग में 7 हाथ के इंसान होते थे। तो उसी तरह से ये सिलवट और लोहरी का ढांचा भी बड़ा है, और इसमें सीता माता ने इस सिलवट लोहरी पर अपना जड़ी बूटी मसाला, जो भोजन के परिकार थे, वो सीता माता यहीं पर पीसती थी। आप लोग इसको मानते हैं कि त्रेता युग से उतने वक्त से ये मौजूद रहा? जी हाँ, किंवदंती और वेद पुराण के हिसाब से देखा जाए तो उसी समय का माना गया है। इस आश्रम का हर कोना रामायण के अंतिम अध्याय से जुड़ा बताया जाता है। अब इसको लेकर कहा जाता है कि सीता जी यहां अपना घड़ा रखा करती थी। ये कौन सी जगह है पुजारी जी? ये सीता माता को गागरो रखने ठाव। इसका मतलब ये होता है कि सीता माता जो तामसा नदी से जल भर के लाती थी, तो उस जल को यहाँ पर रखा जाता था घड़ा में। अच्छा, तो ये जो निशान बने हुए हैं जी, ये जो निशान है, आप कह रहे हैं कि घड़ा रखने के निशान? जी, उस वक्त घड़ा रखा जी, घड़ा रखा जाता था। उस वक्त सोने की, तांबे की, पीतल की घड़ा होती थी। तो ये घड़ा इस पत्थर के ऊपर रखने से घिस गया है, तो इस वजह से इसमें निशान कुछ रह गए हैं। यहां आने वाले आम लोगों के दिमाग में इस जगह की पौराणिकता को लेकर कोई सवाल नहीं होता। यहाँ की हर निशानी में लोगों को राम और सीता का अक्स दिखता है। चितौन राष्ट्रीय निकुंज है, जहाँ पर वाल्मीकि ने यहाँ बैठकर रामायण का रचना किया था। और यहाँ सीता जी को यही आश्रम था, यहीं बैठ के उनने लव कुश का जन्म दिया। और यहाँ पर निशान है जो राम का अश्वमेध यज्ञ में जो छोड़ा हुआ घोड़ा है, वो बांधे वाला जगह है। सीता जी के पाताल प्रवेश करके स्थान है, जो अभी भी है यहाँ। हम पौराणिक कथाओं के उलझे तारों को सुलझाने में जुट गए। जब हमने इस सिलसिले में धाम के पुजारी से बात की, तो इनसे एक अलग ही बात सुनने को मिली। हवन कुंड में कभी कभी आग अपने आप प्रज्वलित होता, अपने जलता है। दूर से देखने पर लगता है कोई इंसान मानवीय कद में बैठकर वो आग जो है वो हवन कर रहा है या सेक रहा है, वह अग्नि का उपभोग कर रहा है। वो देखने के लिए दृश्य प्रत्यक्ष बहुत लोगों ने देखा है। आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल, कितने बार देखा। कभी कभी सीता जी माता जी का एक ऐसा आभास होता है, जैसे इस मंदिर में कभी देर भी हो जाता है पूजा के लिए होता है, तो दरवाज़ा खोल के जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो ये मूर्ति से मालूम पड़ता है कोई निकला है। अब इस रहस्य को सुलझाने के साथ हमें वो जगह देखनी थी जहां लव कुश का जन्म हुआ था। वो खंबा देखना था जहां लव कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा था। वो जगह भी तलाश करनी थी। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, हजारों तर्क भी देंगे, लेकिन लंबी मशक्कत के बाद हम जिस जगह पर पहुंचे थे उसका सच हमसे बेहतर कौन जानता था। राम कथा का हर दावा हमारी आंखों के सामने था। ठीक सामने थी वो जगह जिसे लव कुश की जन्म भूमि माना गया। सामने थी लव कुश की 7,500 साल पुरानी पाठशाला, वो खंबा भी जहां श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। इन्हें तो खारिज भी कर देते, लेकिन उस निशानी को कैसे झुटलाते जो देवी सीता की समाधि की आज भी गवाह है। लव कुश की जन्मभूमि की तलाश में हमारी टीम नेपाल में चितवन के घने जंगल में पहुंच चुकी थी। दावा है कि इस जगह पर रामायण के अंतिम अध्याय से जुड़ी कई असली निशानियां हैं। असली का मतलब यह है कि लोगों के मुताबिक यहां के ज्यादातर साक्ष्य खुदाई में निकले हैं। वो बड़े प्राचीनतम
कोई बना बनाया चीज़ नहीं है। और जो कुछ अवशेष पाए गए हैं, हम पहले आते थे तो यहाँ पर वैसे खनन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उसका खनन करके, खोज करके, निकाल करके उन शिलाखंडों को पाया गया तो बहुत प्राचीन शिलाखंड मिले। उनके आधार पर ही इसको माना गया कि यही वाल्मीकि आश्रम है। इस पर नेपाल के पुरातत्व विभाग की मोहर लगी है या नहीं ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इस जगह में भारतीयों के साथ नेपाल वासियों की भी गहरी आस्था है। इस वाल्मीकि आश्रम की कुछ निशानियां श्री राम पुत्र लवकुश से भी जुड़ी हैं। रामायण में लिखा है कि वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। दावे के मुताबिक त्रेता काल की यही वो जगह है जहां लवकुश ने जन्म लिया था। इस जमाने में यहाँ झोपड़ी थी। आज इस जगह को उन शिलाओं से घेर दिया गया है जो खुदाई में यहाँ से निकली थी। वाल्मीकि आश्रम में मौजूद है ये लव कुश का जन्म स्थान, यानी रामायण में भगवान श्री राम के बाद उनकी आगे की जो पीढ़ी शुरू हो रही है लव कुश से, उसका जन्म स्थान इस जगह पर है वाल्मीकि आश्रम में। आज इस जगह पर ये कुछ एक मूर्तियां रखी हुई हैं, जिन मूर्तियों को यहाँ पर 64-65 के आसपास यहाँ पे जब उत्खनन किया गया था, उसके बाद ये ठीक वो जगह निकली थी जहाँ पे लव कुश के जन्म का स्थान पहले माना जाता रहा था। पहले से यहाँ पर विशाल स्ट्रक्चर खड़े थे, वो खुदाई के बाद तब निकली थी और तब से इसी जगह को लव कुश का जन्म स्थान मान करके पूजा जाता है। चूँकि ये जगह उसी वाल्मीकि आश्रम में है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है और जिन लोगों को इसमें आस्था है उनका विश्वास भी इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। दावे के मुताबिक इसी पेड़ के नीचे बैठकर लवकुश ने महर्षि वाल्मीकि से ज्ञान हासिल किया था। पेड़ तो वही नहीं होगा, लेकिन जगह को पौराणिक काल का ही माना जाता है। यहाँ पर नेपाली में भी लिखा हुआ है वाल्मीकि ऋषि ले लव कुश लाई शिक्षा दिए को स्थल, यानी वाल्मीकि ऋषि के द्वारा लव और कुश को यहीं पर शिक्षा दी जाती थी। अब आप जानते होंगे कि कहानी के मुताबिक लव और कुश दोनों ही तमाम शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्हें बहुत कम उम्र में शास्त्रों की ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें शिक्षा दी गई थी और अस्त्र शस्त्र चलाने में तो वो माहिर थे ही। आज इस जगह को आप देखिए, चारों तरफ जंगल का इलाका है। ठीक इसके पीछे तमसा नदी अब भी बहती है, जिसका पुराणों में जिक्र था और इसी जगह पे काफ़ी जंगल था तो काफ़ी चुनौतियाँ थी। ठीक इसी जगह पर ऋषि वाल्मीकि लेकर लव और कुश को बैठा करते थे और शिक्षा दिया करते थे। बताया गया कि इस पाठशाला के पास वो जगह भी है जहां लवकुश खेला करते थे, लेकिन यहाँ पर कोई पत्थर नहीं बल्कि एक लता है। कहते हैं लवकुश इन लताओं को झूला बनाकर झूलते थे। ये झुलुआ इसीलिए कहा गया है कि लोग उसका यहाँ पर जो लोग कुछ यहाँ पर पढ़ते थे, लिखते थे, तो अपने थोड़ा सा टिफिन टाइम में खेलने लगते थे लत्तियों पर। अब उस समय में तो लोहा लकड़ का झुलुआ नहीं था, तभी भी इसी लत्तियों को लेकर वो लोग झुलुआ बनाकर अपना मनोरंजन करते थे। तो लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, कितने साल से झूला यहाँ पर मौजूद हो, कैसे? जी नहीं, जैसे कि ये लवकुश का जो पाठशाला यहाँ पर अवस्थित है, सामने ही आप देख सकते हैं कि इस तरह के लत्तियाँ दूसरे जगह में नहीं पाए जाएंगे आप। अच्छा, पूरे नेपाल में और आसपास के इलाके में कहीं नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा, और इसीलिए ये माना जाता है कि यही वो जगह है उन लोगों का। जी, इस जगह के चप्पे चप्पे पर कहानी सीता की है, वीरता की गाथा लवकुश की है, लेकिन केंद्र में हर जगह पर महर्षि वाल्मीकि है, जिन्होंने इस जगह पर रामायण लिखी और इसी जगह समाधि भी ले ली। मेरे ठीक पीछे है वाल्मीकि योग मंदिर, यानी वो जगह जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने लंबे समय तक इस दुनिया में, लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहने के बाद समाधि ले ली थी। आज भी इस जगह पर यानी वाल्मीकि आश्रम में उनके तमाम निशान, उनके तमाम सबूत मौजूद हैं और साथ ही मौजूद है वो जगह जिसे वाल्मीकि योग मंदिर कहा जाता है। निशानियों की तलाश करते करते हमने जंगल की अनदेखी कर दी। नतीजा ये हुआ कि हम रास्ता भटक गए। जंगली हाथियों को लेकर हमारी टीम को पहले भी चेतावनी मिल चुकी थी, लिहाजा बहुत सावधानी के साथ आश्रम में वापस जाने का रास्ता तलाशना था। जंगल का कानून पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल होता है और बहुत ही ख़तरनाक होता है, यानी यहाँ पर कब कौन सी आफत आ जाए आपको पता ही नहीं चलती और हल्की भी सी सरसराहट भी यदि होती है, क्योंकि हम लोग जब चल रहे हैं तो सूखे पत्ते गिरे हुए हैं तो आप पूरी तरह से डर जाते हैं। और वो भी तब जबकि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बिल्कुल करीब हैं।
भारत और नेपाल दोनों तरफ टाइगर रिजर्व है। हाल ही में यहाँ पर हमारी टीम इसलिए नहीं पहुँच पाई थी क्योंकि हाथियों का झुंड जंगल में आ गया था, जिसके बाद हमें शूटिंग रोकनी पड़ी थी। किसी तरह से हमने जंगल की इस भूल भुलैया को पार किया और आश्रम में उस जगह पहुंच गए जहां की कथा श्री राम के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ती है। पुजारी जी, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ घोड़े को बांधा गया था? जी हाँ, ये वही खंबा है और अच्छा। वही स्थल है ये। अच्छा, जो ये लव और कुश ने यहाँ पर घोड़ा बांधे हुए थे। लेकिन ये क्या बाद में स्ट्रक्चर बनाया गया, ये उसी वक्त से बना हुआ है? क्या इसकी कहानी? ये तो ऐतिहासिक त्रेता युग का ही ये खंबा है, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा टूट जाने के वजह से इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस किया गया है। अच्छा, इनको सुरक्षित करने के लिए। तो ये आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये कोई हाल का बनाया हुआ, सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इस पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। लेकिन मान्यता है कि ये त्रेता युग से ठीक इसी जगह पर वाल्मीकि आश्रम में मौजूद है और शायद ये वाल्मीकि आश्रम में जितने भी साक्ष्य मौजूद हैं उनमें से सबसे बड़ा साक्ष्य है, क्योंकि ठीक इसी तरह से वो खंबे होते हैं जहां पर घोड़े को बांधा जाता है। और इस मंदिर में भी यही खंबा मौजूद है जिस पे घोड़े को बांधा गया था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को यहाँ पर लव कुश ने बांध दिया था, रोक दिया था। यही वो शिला है। रामायण के मुताबिक लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़कर श्री राम के पराक्रम को चुनौती दी थी, जिसकी वजह से श्री राम और लव कुश में युद्ध छिड़ गया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो चेतावनी के रूप में, उनको ललकार का रूप में जो उस घोड़ा में लिखा हुआ था, जो इन हमसे भी बड़ा वीर कौन है इस संसार में, इसीलिए उस घोड़े को छोड़े थे तो लोग उसने यहाँ पर बांधे थे। तो श्री राम जी ने जान गए कि हमसे भी कोई बड़ा वीर है, तो उनसे मुलाकात करना जरूरी है, तो इसीलिए राम जी यहाँ पर आए थे। और इसी के बाद लव कुश के साथ में लड़ाई हुआ। अब यहाँ राम और लव कुश के युद्ध से जुड़ी कोई निशानी तो नहीं दिखी, लेकिन वो कुआं जरूर दिखा जिसके पानी से मूर्छित पड़ी राम सेना को महर्षि वाल्मीकि ने फिर से जिंदा कर दिया था। लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा रोका तो उसके बाद अयोध्या की सेना यहाँ पर आ गई और उसके बाद लव कुश से उनका युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसमें हानि भी हुई होगी, उसमें क्षति भी हुई होगी और काफ़ी बड़ी संख्या में अयोध्या से जो सेना आई थी उसके जवान मूर्छित होकर वाल्मीकि आश्रम के आसपास गिर गए थे। कथा के मुताबिक ये वो जगह है जहां से अमृत कुएं से जल लेकर वाल्मीकि ने उन तमाम सैनिकों के ऊपर छिड़काव किया उसका, जिसके बाद जो मूर्छित सेना थी उसमें एक बार फिर से जान आ गई। आज भी मान्यता है कि इस कुएं के अंदर जो जल हुआ करता था अब तो ये सूख चुका है, अब यहाँ पे इसके निशान मौजूद हैं। वो अमृत के बराबर हुआ करता था, वो काफ़ी पवित्र हुआ करता था और उसमें ऐसी ताकत थी जो मुर्दे में भी जान डाल देती थी। हमें आश्रम में महाबली हनुमान की एक मूर्ति दिखी। महाबली हनुमान की भुजा में न गदा थी न ही संजीवनी पर्वत। अब इस धाम में महाबली की ऐसी मूरत क्यों है? पूछने पर पता चला कि इस प्रतिमा की कहानी सीता के पाताल प्रवेश से जुड़ती है। आत्मनिवेदन, घुटना टेक कर शरणागति और समर्पित हुए मुद्रा में कहीं भी विश्व में मूर्ति नहीं है। विश्व प्रख्यात मूर्ति वो बाहर में है। माता जी धरती में जाने लगी तो उन्होंने नम्र निवेदन, आत्मीय निवेदन किया था, माँ मत जाओ, अगर जाना है तो मुझे साथ ले जाओ। माता जी कहीं नहीं। राम कथा के मुताबिक वाल्मीकि आश्रम में श्री राम से मिलने के बाद सीता ने अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया था और धरती में समा गई थी। दावे के मुताबिक सीता जी के लिए त्रेता काल में धरती यहीं फटी थी। हकीकत जिसे कहते हैं सच्चा सत्य तो यही है, यही स्थल है। सीता जी यहीं समाहित हुई थी। उन्होंने जब ये मंदिर का निर्माण करने लगे इसकी बहुत गहराई है, इतनी दीवार इतना ही गहराई करता तब तक वहाँ तक दरार मिले। वो दरार अभी भी है, तो हम लोगों ने उनको गोबर और मिट्टी से लीप कर इसको समतल बना दिया गया है। हमने पाताल प्रवेश स्थल को गौर से देखा। यहाँ गड्ढा जरूर था, लेकिन अंदर जमीन पूरी तरह समतल थी। ये वही जगह है जहां पर लंबे समय तक बिल्कुल पाताल जाने का एक रास्ता दिखाई पड़ता था
और आज भी उसके निशान इस जगह पर मौजूद हैं। ये पत्थर जो आपको अंदर दिखाई पड़ रहा होगा, उसी के पास से वो रास्ता दिखाई पड़ता था, वो सुराख दिखता था, लंबे समय तक दिखाई देता रहा, जहां से मान्यता है कि सीता ने पाताल में प्रवेश किया था। कई पुराने लोग जो हमें मंदिर में मिले, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से वो सारे दृश्य को देखा था, जो पाताल का रास्ता दिखाई पड़ता था। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर कुछ लेप लगा दिए गए और हाल में ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसे पाताल प्रवेश स्थल कहा जाता है। और जितने भी लोग आते हैं उनकी काफ़ी मान्यता है इस जगह में, और यही माना जाता है कि ठीक इसी जगह से सीता ने वसुंधरा के पास यानी पाताल में प्रवेश किया था। दावे के मुताबिक इस वाल्मीकि आश्रम का एक एक कण रामायण से जुड़ा है और इस जगह से लोगों की गहरी आस्था भी जुड़ी है। हालांकि कुछ तर्कशास्त्री और जानकार इसे किस्से कहानी बताते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये निशानियां हूबहू वैसी ही क्यों हैं जैसी वाल्मीकि रामायण में लिखी हैं? और इस आश्रम की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल रामायण की कहानी से मेल कैसे खाती है? कोई कहता है पंजाब के अमृतसर में, कोई कहता है उत्तर प्रदेश के बिठूर में, कोई मानता है बागपत के वाल्मीकि आश्रम में। क्या है सच? कहां हैं निशानियां? कहां हैं रामायण के वो जीते जागते सबूत? पाल के घने जंगल में तमसा नदी को चीरते हुए, जूझते हुए कथा की उस अनसुनी निशानी को खोजने निकल पड़ी है न्यूज 18 इंडिया की टीम। करीब 7,500 साल से उलझी एक कहानी का सच बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना। तो आखिर कहां था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम? कहां पैदा हुए थे लवकुश? कहां ली थी देवी सीता ने समाधि? कोई तो निशान होंगे, कुछ तो सबूत होंगे जिनसे यह पता लग पाए कि लवकुश और श्रीराम की सेना के बीच युद्ध वहीं हुआ था। हमने बहुत ढूंढा, बहुत लंबी तलाश की, न जाने कितनों से बातचीत की, और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद हमें एक तीसरी जगह के बारे में पता चला। वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है। और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है, वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। फिर हमारी टीम राम कथा के अंतिम अध्याय से जुड़ी निशानियों की तलाश में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके वाल्मीकि नगर पहुंच गई। अयोध्या से किष्किंधा तक और रामेश्वरम से श्रीलंका तक भगवान श्री राम की निशानियां जहां जहां नजर आई, वहां वहां हम पहुंचे और उनकी तस्वीरें आपके सामने रख दी। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं जिससे आप अब भी अनजान हैं? नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम मौजूद हैं भारत नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर में, और हमारी मंजिल है सीमा के उस पार नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन उसकी तस्वीरें नहीं देखी होगी। बिहार के वाल्मीकि नगर से नेपाल के वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए अब इस टाइगर रिजर्व एरिया को पार करना था। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद है वो जगह कितनी एक्साइटिंग है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये पूरा इलाका ऐसे टाइगर रिजर्व का ही है। इस दरवाजे के अंदर से अब हमें वाल्मीकि आश्रम की तरफ जाना है,
जो यहाँ से करीब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय सीमा समाप्त हो जाएगी। वहाँ पे तमसा नदी का किनारा मिलेगा और दूसरी तरफ नेपाल आएगा। 900 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस टाइगर रिजर्व एरिया में बाघ के साथ दूसरे कई जंगली जानवर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा रहता है बाघ से, जो कभी भी जंगल से निकलकर सामने खड़े हो सकते हैं। जब भी आप किसी जंगल सफारी पर निकलते हैं तो आपका क्या मकसद होता है? जाहिर है यही कि यदि आप किसी टाइगर रिजर्व में हैं तो किसी टाइगर को स्पॉट कर ले, जंगली जानवरों को स्पॉट करे, जो वाइल्ड लाइफ है उसको देख ले। लेकिन फिलहाल हमारी जो मंजिल है यानी वाल्मीकि आश्रम की तरफ हम जब जा रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम इस टाइगर रिजर्व में कोई टाइगर ना देखें, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जंगल के अंदर टाइगर्स हैं और जो रास्ता हमारा है वाल्मीकि आश्रम का वो कम खतरनाक है, वो लगभग सुरक्षित होगा। आधा रास्ता गुजर जाने तक कोई जंगली जानवर नहीं दिखा तो हमने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वाल्मीकि आश्रम पहुंचने के हमारे पूरे सफर का एक पड़ाव पूरा हो चुका है। अब दूसरा पड़ाव शुरू होने जा रहा है, जो हमें पैदल ही तय करना है। पूरे रास्ते तक जो भारत और नेपाल की सीमा है वहां पे हम जाएंगे और फिर नदी को पार करके दूसरी तरफ नेपाल में वाल्मीकि आश्रम की तरफ चलेंगे। टाइगर रिजर्व में पैदल चलना बहुत खतरनाक होता है। किसी भी वक्त बाघ के खूनी पंजे शरीर को लहूलुहान कर सकते हैं, लेकिन वाल्मीकि आश्रम जाने के लिए पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस वक्त जंगल के जिस इलाके में हम पहुंच गए हैं वहां से आगे का रास्ता ही नहीं पता चल पा रहा है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। इस जंगल के अंदर तमाम जंगली जानवरों का खतरा है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए मुसीबत है रास्ते का बिल्कुल पता नहीं चल पाना। और इस तरह के जो पौधे यहाँ पे हैं, जो कांटेदार पौधे हैं, उसको पार करना बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। चारों तरफ ये कांटेदार पौधे हैं जिनको पार करते हुए हमें कम से कम रास्ता खोजना है जिससे हम आगे जा सके, और जितना जल्दी हो सके वो हमें करना होगा ताकि हम निकल सके। तमसा नदी का किनारा देखकर हमने राहत की सांस ली। मतलब त्रेता युग का वो अद्भुत साक्ष्य बेहद करीब था। अब हम अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये तमसा नदी का किनारा है, वो तमसा नदी जो आज भारत और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है उसको डिसाइड करती है। इस इलाके में इस नदी के एक तरफ